में हम लोग क्या चीज पढ़े थे, तो पढ़े थे क्या चीज के बारे में, तो हम लोग समझे कि क्या कैसे जो है ना जन सुविधाएं लोगों को मिलता है। जैसे कि हम लोग जाने पानी, क्या स्वच्छता की सुविधा, बिजली की सुविधा, परिवहन की सुविधा, मेट्रो की सुविधा, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं लोगों को जन सुविधाएं होती है। आज हम लोग का एक नया चैप्टर आ गया। चैप्टर क्या है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, कानून और सामाजिक न्याय। यानी कि कानून कहने का मतलब होता है कि लॉ, और सामाजिक न्याय कहने का मतलब सोशल जस्टिस। यानी कि लॉ और सोशल जस्टिस जिसमें मिले उसी को क्या कहते हैं, कानून और सामाजिक न्याय। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में एक कमीज अध्याय याद है? याद कीजिए, एक कमीज था जिस कमीज का कीमत बनावटी तो 70 रुपया था। कैसे कमीज कपास से बना, फिर कपास से बनने के बाद क्या हुआ, कमीज आगे चल के क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, मार्केट में गया, मार्केट में व्यापारी के पास गया, फिर उसमें क्या एडिंग में जो चार्ज लगा, यानी कि उसको प्रचार करवाने में जो चार्ज लगा, और जाके वो क्या हो गया, महंगा हो गया। वही आपको ही बता रहा है। वहां हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ रही है। इस श्रृंखला में हर मोल पर क्रय विक्रय चल रहा है। जैसे कि सपोज मान के चलिए, आपको याद होगा क्या चीज, आपको याद होगा कि जब हम लोग धान, जो हम लोग चावल खाते हैं, जो आज इंडिया गेट हो, खिला खिला हो, सुपर हिट हो, जो भी चावल हो या तुलसी फूल हो, उस चावल को बनाने में एक प्रोसेस लगता है। प्रोसेस क्या लगता है, पहले उसका धान का बीज गिराया जाता है। जो लोग गांव से आते होइएगा वो समझ रहे होइएगा कि धान का बीज गिरता, फिर बीज क्या चीज में कन्वर्ट होता है, बीज फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बीज को निकाला जाता है, फिर बीज को फिर क्या किया जाता है, फिर बीज को फिर लगाया जाता है, तब प्रोसेस के बाद धान आती है, और तब धान से जाने के बाद फिर उसको चावल में कन्वर्ट किया जाता है। तो कुछ इसी तरह का प्रोसेस हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसमें भी है। पहले कपास, फिर कपास से कहीं ना कहीं वो कपड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिए क्या बताता है, कपास पैदा करने वाले छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। शोषण कहने का मतलब कि बता रहा, अब बताइए कि किसान इतना मेहनत करता है, धान उगाता है, उसको कैसे किलो बिकता है धान मालूम है, 10 रुपये 12 रुपये। और चावल बिकता कैसे, इंडिया गेट। अगर आप मार्केट में इंडिया गेट चावल खरीदने जाइएगा तो 100 से 110 रुपीज किलो तक। आप सुपर मार्केट में जाइएगा या कोई शॉपिंग मॉल में जाइएगा जहाँ पे ग्रोसरी का आइटम मिलता हो, जहाँ पे फूड से डिपार्टमेंट का सामान मिलता हो, तो इतना महंगा तक हो जाता है। यही आपको बता रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। और शोषण का विरोध, शोषण जब हम लोग के साथ होता है तो संविधान के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में हम लोग का क्या है, आप याद कीजिए, संविधान का फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक है, लेकिन 14 से लेके 32 तक हम लोग मान के चलते हैं कि मेन फंडामेंटल राइट है। जैसे कि 14 से 18 समानता के अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार, 23 से 24 समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को, जब हमको समान हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो हम लोग को प्यार साथ फिर क्या चाहिए, हम लोग को साथ कहीं ना कहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि किसी से बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम, कम कीमत पे श्रम, ये सब नहीं करवा। तो अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत क्या होता है, 24 में आता है कि कोई भी बच्चा को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या किया जाए, बिना मतलब में उससे काम नहीं करवाया जाए। कोई ऐसा कारखाने में, कोई ऐसा कहीं क्या चीज माइन फैक्ट्री में इस समय काम नहीं करवाया जाए। यही आपको ही समझाने का कोशिश कर रहा है। आप लोग को आर्टिकल भी धीरे धीरे याद करते चलिएगा। देखिए ऐसा नहीं कि रटना है, एक बार समझिए, एक बार आर्टिकल का फंडामेंटल राइट का हम एक ही बार लेके आएंगे, अनुच्छेद 1 से लेके और डायरेक्ट आपका 395 तक कंप्लीट करवाएंगे। छोटा छोटा वीडियो में भाग 1, भाग 2, भाग 1 क्या है हम लोग का, हम लोग 1 से 4 तक भाग 1 पढ़ेंगे, फिर 5 से 11 पढ़ेंगे, फिर 12 से 35 पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग भाग पढ़ते चलेंगे और सबका वीडियो आप लोग को मिलेगा। सिर्फ साथ क्या कीजिए, हमारे साथ आगे बढ़ते चलिए, आपका तैयारी एकदम पता चलेगा। आप यूपीएससी का क्वेश्चन ही बना दिए, पता नहीं चलेगा आपको। जैसे कि इसमें से यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं। बताइए, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता। ऐसे हम बोलेंगे तो आप
मौखिक रूप से आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए हम बोर्ड पे लाएंगे लिखित रूप से, मौखिक रूप में आपसे कमेंट में पूछेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। चलिए अभी हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इस कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीके पर अंकुश लगाया जाए। अनुचित तौर तरीके का मतलब होता है जो उचित ना हो उस पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। बाजार में क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक बाजार की आम स्थिति जिसमें कानून क्या करता है, बहुत मायने रखता है। मसाला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूर को उनका हक नहीं देते हैं और कई बार तो उनका मेहनता तक नहीं देते, यानी कि जो मेहनत किया वो भी उसको नहीं देते हैं। कौन, कहीं ना कहीं जो कि क्या हो, बड़े व्यापारी हो, उसका को मेन काम क्या होता है, निजी क्षेत्र का लाभ कमाना। मजदूर को उनका मेहनता न देना कानून के नजर में गैर कानूनी या गलत है। मजदूर को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। मतलब कि अगर आप किसी से बालात श्रम यानी कि उसके इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवाते हैं, वो भी क्या है, संविधान की नजर में कहीं ना कहीं गलत है। आप किसी से काम करवा लिए, उसका उचित मूल्य नहीं दिए, वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आपको इस सबसे समझते चलना है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। इस तरह तीनों को, उपभोक्ता जो उपयोग कर रहे हैं वो, और बाजार के जो क्या बेचने वाले हैं, तीन चीज पर गौर कीजिएगा। उपभोक्ता, उत्पादक, मजदूर, ये तीनों, उपभोक्ता, उत्पादक और मजदूर, तीनों को इस तरह का कानून बनाया गया है कि किसी को दिक्कत ना हो। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको भी दिक्कत ना हो, हमको भी दिक्कत ना हो। कब दिक्कत नहीं होगा, जब आप पढ़े, इसको शेयर करें, जब इसको लाइक करें, जब इसको क्या करें, आगे बढ़ाई प्लेटफॉर्म को, तब कहीं ना कहीं उचित हो रहा है। लेकिन वही आप क्या किए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा सिस्टम लाइएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। आगे देखिए, आपको ये कुछ फोटो दिख रहा होगा। आइए हम लोग न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर न्यूनतम वेतन कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, अच्छे संविधान का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि आने वाला समय में हमारे देश में क्या हो, कहीं ना कहीं फिर से अराजकता ना फैल जाए, इसलिए संविधान की जरूरत पड़ा। फिर मेरा देश गुलाम ना हो जाए, इसलिए संविधान का जरूरत पड़ा। फिर हमारे समाज के वंचित लोगों को वंचित ना रह जाए, उसलिए संविधान का जरूरत पड़ा। हमारे समाज में क्या हो, समानता आए, स्वतंत्रता आए, कहीं ना कहीं शोषण के विरुद्ध सब लोग कार्य करें, इसलिए कानून की आवश्यकता होती है। आइए देखे हैं, आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है, कितना आपके राज्य में न्यूनतम वेतन तय किया गया है कि मजदूर को मिलना चाहिए। क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज्यादा लगता है? यानी कि आपके राज्य में जो न्यूनतम वेतन तय की गया है 300, 350, 200, 250, जो भी, वो आपको उचित लगता है कि नहीं, ये पूछ रहा है। न्यूनतम वेतन कौन तय करता है, कौन तय करता है? तो कहीं ना कहीं आपके राज्य के सरकार तय करते हैं, संसद तय करती है, जब संसद में क्या विधेयक पारित होती है। तो आइए हम लोग जाने, अहमदाबाद के कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले कर्गों के बाध्यती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावर लूम बिजली से चलने वाले कर्गों को कहते हैं। यह 4-6 कर्गों की छोटी इकाई है। इन कर्गों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले कर्गों में कार्य स्थितियों बहुत खराब होती है। कार्य का जो स्थिति होती है वो बहुत खराब होती है। जैसे कि आपको पता है गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी का एक सपना था कि औद्योगिकरण हो लेकिन मशीनीकरण ना हो, क्योंकि जब मशीनीकरण हो जाएगा, आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिस खड्डा को खनने के लिए आपके घर में अगर मिट्टी भरवाना है, आपका मिट्टी बनवाना है, अगर आपको क्या जरूरी है,
आपको अगर मिट्टी खनवाने का जरूरत है तो आप उसको अगर, एक होता है कुदाल से खनवाना, एक होता है क्या चीज से खनवाना, एक होता है कहीं ना कहीं जेसीबी से खनवाना। जब आप कुदाल से खनवाते हैं तो उसमें 10 मजदूर लगेगा, लेकिन जेसीबी से खनवाने में 2 घंटा में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मशीनीकरण बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुख्य धारा देखा जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे एक कुछ तालिका दी गई है, इस तालिका को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ये तालिका क्या कहता है तो देखिए, तालिका संख्या 1 में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उसमें दिए गए कॉलम 2 और 3 में बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए जरूरी है। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली खानों को भरें। न्यूनतम मेहनताना कानून, इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना या निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। ये तय किया गया है न्यूनतम वेतन कानून में किसी का भी मेहनताना, जो मेहनत किया उसका तय राशि से कम नहीं होना चाहिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते थे। क्योंकि मजदूरों को काम की जरूरत होती थी, इसलिए वो सौदेबाजी भी नहीं कर पाते थे और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार होते थे। आप सिंपल ऐसे समझिए, आप यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से आप जब स्टेशन पर उतरे तो आपको मुखर्जी नगर जाना है, मेट्रो नहीं है, भूल जाइए कि मेट्रो में कोई आपको ओला वाला मिला, वो कह रहा है हम 2000 का लेंगे, आपको 2000 देना पड़ेगा। सेम ऐसा होता है कि जब मजदूर का भी मतलब ही होता है कि मजबूर है वो, और जब मजदूर है तो उसको कम मिले ज्यादा मिले, आदमी को भूख लगता है तो टेस्ट नहीं देखता, जो मिलता है वही खा लेता है। सेम ऐसा ही क्या होता था, कहीं ना कहीं कम वेतन पे भी मजदूर काम करता था, जो उनके साथ अन्याय था। इसके लिए सरकार एक कानून बनाए जिसको मजदूरों को क्या मिलना चाहिए, कम से कम उसकी जो मेहनताना है उसके अनुसार से उनको वेतन मिलना चाहिए। यह कानून सार्वजनिक मजदूरों को खास तौर से खेत मजदूरों, निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। ये जो कानून है कहीं ना कहीं किसके लिए बनाया गया था, तो जो खेत का मजदूर है, जो कृषि है, जो कि घर का निर्माण का कार्य करता है, जो कि घर बनाना, ईंटा जोड़ना, इस सब के लिए तय किया गया कि उनका उचित क्या हो, उनका उचित पैसा दिया जाए। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि कार्य स्तर पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून, उदाहरण के लिए चेतावनी, अलार्म, आपातकालीन द्वार आदि सही ढंग से काम कर रहे हो। मतलब कि आप देखते होंगे कि मुखर्जी नगर में पिछले दिन आग लग गया। आग लगने का रीजन माना गया कि जब आग लगा तो उस टाइप का दरवाजा नहीं था जिससे बच्चा बाहर जा पाए। अब आप समझिए कि किसी कोचिंग संस्था में जहां 1000 बच्चे पढ़ते हैं, आप बिहार का ही पटना के घटना देखिए। पिछले दिन हनुमान मंदिर के पास यानी कि जंक्शन के पास होटल पाल में आग लग गई। आग लगने के दौरान वहां का इस तरह का व्यवस्था नहीं था जहां की आग को क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए, और दरवाजा भी इस टाइप का नहीं था कि बाहर निकले बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी एक उचित कानून बनाया गया सरकार कि अलार्म की व्यवस्था हो। अगर कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो उचित, जैसे ही कुछ इमरजेंसी आपातकालीन समय आता है वो अलार्म बजने लगता है। आप मूवी वगैरह में देखे होइएगा इस बात को। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लोगों को असुरक्षा ना हो, लोगों को सुरक्षा हो, लोगों को इसके क्या हो जाए, चेतावनी मिल जाए, लोगों को अपने मतलब कि जीवन का अधिकार भी क्या हो, बचा रहे। काहे कि जीवन जीना हम लोग का जो जिंदगी है, जो हम लोग जी रहे हैं, वो हम लोग का फंडामेंटल राइट है, हमको कोई मार नहीं सकता। समझ रहे हैं बात को, इसलिए भी जरूरी है। यह कानून किसके हित में है, तो ये कानून कहीं ना कहीं किसके लिए हित में है, आम नागरिक से लेके और नेता प्रतिनेता तक के लिए है, सबके हित के लिए कानून है। लेकिन नेता सबके घर में ऑलरेडी रहता है, नहीं रहता है तो बेचारा गरीबा के घर में कि उसका तो अपना पंखा है नहीं तो अलार्म क्या लगाएगा, और ओपन डोर और इमरजेंसी आपातकालीन डोर क्या लगाएगा। आगे देखिए क्या बताता है, चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। यह बताने वाले कानून उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ता का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मतलब कि अगर क्या विद्युत उपकरण, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण जो है ना उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। यह कानून किसके हित में है, ये भी कानून कहीं ना कहीं क्या है, सारे मजदूरों और सारे खास तौर से जो लोग कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं, उन सब के लिए जो जीवन में अपने क्या कर रहे हैं, बिजली, दवा सबकी जरूरत है। उपकरण जैसे कि कोई यंत्र है जैसे जिससे खाना बनता है उस सबका सुरक्षा, ये सबका जरूरत है। पिछले दिन एक पेपर पढ़ रहे थे तो MDH मसाला बहुत बड़े ब्रांड है, जिसके बारे में पढ़ा गया तो पता चला कि वो MDH के मसाला में इस तरह का केमिकल का यूज होता है जिसके कारण कैंसर हो रहा है।
आपका कैंसर हो रहा है मसाला खाने से। लोग कहता था पहले कि शराब पिएगा, दारू पिएगा तब कैंसर होगा, अभी मसाला खाने से कैंसर हो रहा। तो कहीं ना कहीं इस सब पे क्या होना चाहिए, इस पे एक फूड प्रोडक्शन के तौर पे उस सब पे नियंत्रण होना चाहिए। उस सब को क्या किया जाना चाहिए, उस सब को नियंत्रण किया जाना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है, जरूरत चीजें जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून। मतलब कि जैसे कि चीनी, मिट्टी, अभी एमडीएच का मसाला दी, इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि लोगों के जीवन पे इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े, लोगों को जो जीवन का दिनचर्या है उस पर कहीं ना कहीं निगेटिविटी का असर, नकारात्मकता का असर न पड़े। यह कानून किसके हित में है, तो समान लोगों के हित में है, समान नागरिक के हित में है। ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं। मतलब कि आप सुने हुए हैं कि चीनी मिल चलने से क्या होता है, कहीं ना कहीं चीनी मिल जब चलता है तो बहुत सारा जो नदी होता है वो प्रदूषित हो जाता है। आप सुने होइएगा कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां लगते हैं तो उसके आसपास का खेत में उपजना बंद हो जाता है। यही कुछ प्रावधान है, किसके हित में है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के हित में है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके हित में है। मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून। अब देखिए मजदूर यूनियन इसलिए होता है कि मजदूर के साथ कुछ गलत होता है तो उसको क्या किया जाए, उसका यूनियन उसके लिए आवाज उठाता है, उसके लिए लड़ाई लड़ता है, उसको न्याय दिलवाता है। आगे देखिए, आगे अब हम लोग आगे की पृष्ठ में बढ़ेंगे। कानून, एक बात और समझ लीजिए, हम लोग का अनुच्छेद 32 तक तो हम लोग का क्या किया गया है, 32 है, हम लोग का 5 वो रीट जारी किया है सरकार, जिसके कारण हम लोग कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। रीट है क्या, तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, ये सब रीत है, 5 को रीत है टोटल। लेकिन 33, 34, 35 में आप देखेंगे कि क्या किया गया है, संविधान में कुछ लोगों का विशेष अधिकार 33 में दिया गया है। क्या, कुछ लोगों को संविधान से जो मौलिक अधिकार है उनसे वंचित किया गया, जैसे सैन्य बल को, जैसे यहाँ का क्या हो, यहाँ का जो राजदूत हो, और क्या हो, यहाँ का जो और सब जो लोग हैं उसके लिए कुछ संविधान में वंचित रखा गया। अनुच्छेद 34 है मार्शल लॉ, यानी कि जहां सैन्य शासन हो, वहां पे कुछ भी आप जाके बिना मतलब के नहीं बोलिएगा, नहीं तो डायरेक्ट बंदूक चलाता, वो सब पूछता नहीं है। जैसे कि अब जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहा है, वहां पहले हम लोग के यहाँ भी इलेक्शन होता था तो क्या रहता था, बिहार पुलिस नहीं रहता था, कौन रहता था, आर्मी रहता था। आर्मी वाला से पूछता नहीं है, सीधे ठोकता, तब बाद में पूछता है, उसके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं होगा। अनुच्छेद 35 में फिर इसी तरह आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि कानून बन जाना ही सर्वोपरि नहीं है, कानून को लागू होना भी सर्वोपरि है। बहुत सारा कानून बनता तो है, जैसे कि हम लोग भी एक रूटीन बना लेते हैं कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे ले नहाएंगे, 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाएंगे, लाइब्रेरी से आएंगे आराम से, फिर खाएंगे 1 बजे, फिर 1 घंटा आराम करेंगे, 2 बजे से फिर पढ़ेंगे। लेकिन पता चलता है कि 1 दिन 2 दिन तो आप लोग किए, पता चला फिर हवा कुछ हो गया। तो इसी तरह का कुछ प्रावधान किया गया है कि कानून बन जाना ही सर्वोपरि नहीं है, कानून को लागू होना भी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है, कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि जाके देखना चाहिए कार्यस्थलों को, और अगर कोई कानून उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पे ही क्या करता है, कम वेतन पर ही काम करने को तैयार हो जाता है। मतलब कि जो बेचारा, अब देखिए कि बहुत आदमी जो है ना, लाइफ में केस उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वो सोचता है कि रे भाई 2 रुपया कम दे, हम सुखी से जिंदगी जी, हमरा उतना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और संविधान और दुनिया जहान से मतलब नहीं है। मतलब कि इसका व्यवहारिक पक्ष कुछ और है कि भारत का 90% लोग कहीं ना कहीं इस सब चीज में उलझना नहीं चाहता। 10% जो उलझते हैं, जैसे प्रशांत भूषण हमारे बहुत ही अच्छा वकील है, जो कि क्या किया, 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत खुलवा दिया। प्रशांत भूषण भारत के बहुत बड़े वकील हैं, आप जाके कभी सर्च मारिएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के जज पर लगा दिया आरोप कि क्या कर रहे हैं, ये कोरोना के टाइम में बिना मास्क के बाइक चला रहे हैं। तो अब उनको जज 1 रुपया मात्र, हालांकि जज के ऊपर किसी का ये नहीं है कि आप जज के ऊपर, किसी भी जज के ऊपर आप
क्या कर सकते हैं, कोई आवाज उठा सकते हैं। लेकिन प्रशांत भूषण ऐसे वकील है जो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो है तो कुछ भी पॉसिबल। तो देखिए मालिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों को कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी होती है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। मतलब कि ऐसी सूरत में जब आप क्या होता है, बहुत लोग क्या हम बोले कि बहुत लोग जो है ना इस सब के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, वो सोचता है कि हमको वो सब नहीं जरूरी है, जो मिल रहा है वहीं में कम कमाएंगे, लेकिन काम रेगुलर होना चाहिए। तो लेकिन इससे ऐसे में किसको निर्धारण करना है, सरकार का जरूरी है कि जाके कार्य स्तर पर नियमित रूप से निरीक्षण करे, देखे कि क्या उचित वेतन मिल रहा है या नहीं। इन कानूनों को बनाने और लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों का निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। चैप्टर का नाम क्या था, सोशल जस्टिस एंड लॉ, यानी कि कानून और सोशल जस्टिस, कैसे सामाजिक न्याय कानून के द्वारा मिले, यही चैप्टर का नाम था जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर को तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद कितना में कहा गया है, आर्टिकल 24, कि किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को खदान, कारखाने या माइनिंग के किसी भी जगह पे नहीं रखा जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चों को कहाँ रखा जाता है, तो फैक्ट्री, कालीन के फैक्ट्री में, पटाखा फैक्ट्री में, इस सब में सबसे ज्यादा बच्चों को लगाया जाता है। जो कि उत्तर प्रदेश में क्या है, कालीन फैक्ट्री है मिर्जापुर में। उस पे एक मिर्जापुर में क्या निकल गया, फिल्मों निकल गया साला, उसमें फिल्म से ज्यादा गाली है। आगे देखिए क्या कर सकता है। व्यवहार में यह कानून किस तरह सामने आते हैं, यह कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवाल की पड़ताल करेंगे। मतलब कि व्यवहारिक रूप में इसका क्या पक्ष है, अब हम लोग ये जानेंगे कि कानून तो बन गया, क्या सच में लागू भी हो रहा है कि झूठों के कानून बन गया। देखिए सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 साल से 14 साल के उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14-18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल इतना प्लेटफॉर्म पर इफेक्टिव इंटरसेमेंट फॉर द चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ है। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। मतलब कि एक ऐसा ऑनलाइन व्यवस्था बनाया गया जहां पे अगर बाल श्रम हो रहा है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उस पोर्टल पे उसका शिकायत कर सकते हैं। ये कुछ पढ़िए, ये है भोपाल की गैस त्रासदी। आप लोग आज से 55 में भी 9th-10th में अगर कोई बिहार बोर्ड से रहे होइएगा तो उसमें भी हम लोग को भोपाल गैस त्रासदी के बारे में क्वेश्चन भी आता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि सच में भोपाल गैस त्रासदी जो था, आपको पता है भारत में बहुत ऐसा चीज होता है जब बड़े लोग कुछ करते हैं ना दब जाता है। रियल फैक्ट यही है, रियल फैक्ट यही है। भोपाल गैस त्रासदी का अभी तक वहां का जो मेन था, जो वहां का क्या था, सीओ था, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया। वो बेचारा जो मरा, कौन मरा, गरीब मरा। अभी तक वहां से जो रसायन निकलते हैं, अभी तक वहां बच्चे अपंग पैदा होते हैं और रसायन वहीं पे दब गए। वहां पे जब जाइएगा भोपाल में तो वहां रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, यानी कि आप वहां जा नहीं सकते। लेकिन कुछ व्यवहारिक पक्ष अभी हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानेंगे। पहले देख लीजिए एक बार ये ब्लैक सीन को देख लीजिए। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिससे कीटनाशक बनाए जाते थे। क्या चीज नाम था, यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था। यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का क्या था, कारखाना था। देखिए
तो क्या बनाया जाता था उसमें, जिसमें कीटनाशक बनाया जाता था, कीटों को मारने वाला दवा बनाया जाता था। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के किसी षड्यंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। ये जो गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी 2 दिसंबर 1984 को। 2 दिसंबर 1984 को कौन गैस रिसने लगी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी, जिसके कारण वहां पे देखिए कितने लोग मारे गए, जिसको हम लोग अभी भी मनाते हैं। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीमा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है वो बहुत ही खतरनाक जहरीली गैस होती है। और कहीं ना कहीं जब उनको लगा कि जब सांस ले रहे हैं तो उनको लगा कि हम आग में क्या कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं। आगे देखिए क्या बताता है। अगली सुबह का ये देखिए क्या हो रहा है। 3 दिन के भीतर 8000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए, यानी कि उस क्षेत्र से क्या हो गए, लाखों लोग प्रभावित हो गए। सामूहिक अंतिम संस्कार, इतना लोग मरे, यानी कि 8000 लोग। समझ सकते हैं, एक बार किसी इलाके में 8000 लोग मरेगा तो वहां पे तो सामूहिक अंतिम संस्कार होगा। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवार के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आंख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही है कि लड़की इस बात का उदाहरण है। ये देखिए, इस चित्र में जो लड़की दिखाई दे रही है, इस चित्र का आपको उदाहरण दे रहा है। मतलब कि सिंपल सी बात में समझिए कि 2 दिसंबर 1984 को हमारे भारत में किसी बड़े कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस से लीक क्या हुआ, रिसाव हुआ, जिसके कारण 8000 लोग मारे गए, जिसे हम लोग भोपाल गैस त्रासदी से नाम से जानते हैं। वहां 50,000 से अधिक लोग क्या उसके प्रभाव में आ गए, जिसके कारण अभी भी वहां पे बच्चे क्या होते हैं, अपंग। किसी का आंख नहीं होता है तो किसी का पैर नहीं होता है। इस तरह का व्यवस्था हो गया। समझ सकते हैं, आज भी उसको न्याय नहीं मिला। तो हमारे भारत में बहुत ही विडंबना की बात है कि जब गरीबों का क्या होता है, कुछ होता है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। कुछ चीज तो ट्रायल होता है, कुछ दिन ट्रायल होता है, उसके बाद सारा चीज बंद हो जाता है। बेचारा समाज क्या करे, जो आम जनता है वो भी 2-4 दिन मजा लेता मीडिया वगैरह का, 4 दिन बाद सब चीज भूल गया। तुम कौन, हम कौन। यहाँ तो अपना पढ़ाई यादें नहीं है तो दूसरा को कौन याद करेगा। ये देखिए यह तबाही क्यों हुई, अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का। अब उस समय तो बोले ना कि उस समय तो बहुत धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज भी वहां पे जो बच्चा कुछ क्या है, अभी भी अपंग जन्म लेते हैं, क्या वहां का जो सीईओ था, जो वहां का ऑनर था, क्या उसके लिए कोई प्रावधान किया? उनको तो करना चाहिए कि जो जिंदगी भर अथी रहे, जो कि क्या हो, शारीरिक रूप से अपंग हो, उनको अच्छी तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके घर के सारा व्यवस्था दिया जाए। लेकिन कुछ पैसे देकर कार्य निपटा लिया गया। यह तबाही क्यों दुर्घटना नहीं थी? यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे लोग घायल हुए थे। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, सिर्फ जैसे कि आप कभी सुने हुए हैं कि आदमी पैसा, गाँव में जब जाइएगा ना, तो जब आदमी का पेट खराब होता है तो क्या करता है पता है, जवाइन पीस के पियाता। उसको पता नहीं कि हमको डायरिया है, और उसको जवाइन पीस के पिया दिया। आने वाला समय में उसी को क्या करता है, जब मरने लगता है तो जमीन बेच के 50,000 1 लाख रुपया लगाते हैं। सेम ऐसा हुआ। उसको पता था कि यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कहीं ना कहीं खतरों से खेल रहे हैं, लोगों के साथ उचित नहीं हो रहा, लेकिन उसको तो पैसा बचाना था भाई। गया भी तो कौन गया, लेबर गया, मजदूर गया, उसका क्या गया। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए क्या बता रहा है। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन, ये कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित। अब वहां मंत्री जी तो आएंगे ही, मंत्री जी के हमारे यहाँ वही काम है जैसे कि क्या,
भोज के बाद कुत्ता आके खाते हैं, सेम वही काम है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा व्यवस्था हमारे देश में होता है। ऐसे सब मंत्री ऐसे नहीं है, बहुत लोग अच्छे भी है और बहुत लोग क्या है, बुरे भी है। तो हम लोग उनका अभी हम लोग आलोचना विलोचना करेंगे, किसी के पक्ष विपक्ष में बात करने से कोई फायदा है नहीं। यूनियन कार्बाइड ने कारखानों तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी बहुत दूषित हो रहा है। अब यह षड्यंत्र डायो केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने का तैयार नहीं है। ये जो अब सफाई किसके कब्जे में है, कंपनी नाम के कौन से कंपनी के कब्जे में है, तो डायो षड्यंत्र, मतलब कि षड्यंत्र डायो नाम का एक कंपनी है जो कि साफ सुरक्षा का जायजा लिया था, लेकिन अब वहां अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। विदेशी कोई कंपनी था जो कि मांगा कितना गया था, $3 अरब, और दे कितना रहा, $47 करोड़। यानी कि अरब और करोड़ में इसको फर्क नहीं है, मतलब कि समझ में आ रहा। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सुप्रीम कोर्ट सबसे बाद में हमनी सबका देवता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। जब कहीं न्याय न मिले तो कहां पहुंच जाइए, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में भी इस फैसलों को क्या किया गया, कोई बदलाव नहीं किया। अब देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय भी इस फैसला में कुछ किए नहीं, मानी कि लास्ट देवता भी इनके लिए इनकार कर दिए। यूनियन कार्बाइड षड्यंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया। मतलब कि इसके लिए आंदोलन भी चला, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि सजा मिले। फिर क्या हुआ, मामला शांत हुआ और आग बुझने के बाद जैसे राख हो जाता है, वैसे ही वहां का वातावरण क्या हो गया, सारा चीज खत्म हो गया। देखिए, निर्माण स्थलों पर दुर्घटना आम है, इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ देखिए, हाथ में लेके घूम रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा को हम लोग को दायित्व है। हम लोग जब जीवन में क्या करें, जब हम लोग अपने बुद्धि से, संवेग से जब जन्म लिए हैं, हम लोग अपने बारे में सोच सकते हैं, तो हम लोग का अपना भी दायित्व है कि अपना सुरक्षा स्वयं करें। हम लोग का भी इसमें बहुत बड़ा दायित्व है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है। अब देखिए, आप एगो बात तो सुने थे कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, सुरेश बाबू। आज जानिए कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है, रमेश बाबू। जो आप लोग देख रहे हैं, रमेश, सुरेश, महेश, भोपाल, जो भी हो। अगर आप भोपाल के महाविनाशी की वजहों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन यूनियन कार्बाइड जो है विदेशी कंपनी था, वो भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला भाई। अब देखिए क्या बोल रहा है। विदेशी कंपनियों को भारत आने का एक कारण यह का सस्ता श्रम है। यहाँ पे पता है, सबसे सस्ता श्रम। आप सुनते हो कि रे अमेरिका चल जा ना, 50 रुपया इसलिए कमा लेते। चल बेटा, सब देखते हो कि जितना भी मुस्लिम लोग हैं, अधिकतर 50% वो अमेरिका रहते हैं। वो कहता है कि वहाँ मोटा माल कमाएंगे और एनआरआई अकाउंट खुलवाता है, उनको टैक्स भी नहीं रखता है। नेशनल रेसिडेंशियल इंडियन, यहाँ अकाउंट पे टैक्स भी नहीं लगता, आराम से पैसा भेजता है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें, तो उन्हें भारत जैसे गरीबी देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यह मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्चे की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इस तरह की कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती है। मतलब कि कोई ना कोई जरूर रीजन होगा। नहीं कहते कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो दलवे काला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ क्यों आया था यूनियन कार्बाइड कंपनी, क्योंकि यहाँ श्रम क्या था, सस्ता था, और इस कारण से उसको नाफा ज्यादा हो रहा था।
लागत में कटौती की तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखानों में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी थी। मतलब उसमें काम करने के दौरान सुरक्षा दिखाया जाता था कि यहाँ नहीं जाइए। जैसे कि हम लोग कैसे, अगर हम लोग के यहाँ कोई कोचिंग में टीचर पढ़ाने आते हैं, हम लोग यहाँ का टर्म कंडीशन बता देते हैं कि यहाँ आइए तो ऐसा मिलेगा, इस चीज करना है, फलाने चिलाने, बच्चा से अच्छा से इंटरेक्ट करना है। जैसे हम जाते हैं तो बच्चा को दिल में घुसते हैं, आपको भी ऐसा नहीं कि बच्चा को क्या कैसी हो गया पढ़ा के चला। वैसे ही वहाँ एक टर्म कंडीशन था कि 6 महीना मिनिमम उनको प्रशिक्षण दिया जाए इमरजेंसी आपातकालीन में कैसे कार्य करना है, लेकिन 15 दिन में निपटा दिया जाता था क्योंकि कम पैसा लगे। मिग कारखानों के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। रात के मजदूर का जो पद था वो खत्म कर दिया गया था, कोई जरूरी नहीं है। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़े। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाज के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों को बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है। यहाँ मतलब कि इतना मजदूर है कि एक गया नहीं कहते हैं कि इतना ना गर्लफ्रेंड रख लो कि एगो ये सप्ताह में चला जाए तो अगला सप्ताह में एगो वेटिंग पर है, उसको जाके क्या दे दो, रोज दे दो। ऐसा यहाँ मजदूर का व्यवस्था है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियां में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कामचोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्य स्तर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैया को कारण निर्माण स्थलों, खदान या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती है। मतलब कि अभी भी क्या आता है, देखते हो ये कि कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा खबर आता है कि कहीं से क्या हो गया, अपार्टमेंट बन रहा था गिर गया, तो कहीं ना कहीं इस सब बेरोजगारी का प्रतीक है। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन कैसे कार्य होगा? कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र से सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इन कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इतना पर भी सरकारी अफसर को जांच करके खतरनाक कहा जाता है, लेकिन वो सब भी क्या होता है, बिक जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, जो भी चल रहा है ठीक है। मुंबई में आप कंगना रनावत जी को चिंते होइएगा, क्या हुआ वहां पे कंगना रनावत के घर गिरा दिया गया, इसलिए सिर्फ उसका बोल दिया गया कि आपका घर का कोना टेढ़ा है। लेकिन आप जाके बेचारा कंगना रनावत क्या कह रहा है कि हम लोकतंत्र में है कि क्या हमको पता नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं सब पॉलिटिक्स हो जाता है। लेकिन अभी आप जाके मुंबई में क्या दुनिया के हर कोने में देख लीजिए तो 100% सच कुछ नहीं है। कितना मुंबई का आधा घर उसे अगर डालिएगा तो ढह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों को इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखानों की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीकी से ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखानों में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी दे रहे थे,
जब कारखानों में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तभी निरीक्षकों को कान पर जू तक नहीं रहेंगी। मतलब कि कान पर जू का मतलब होता है ढील भी अगर बगल से चल जा रहा है, पता भी ढीलो नहीं बुझा रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहीं नहीं सरकारी अफसर भी क्या किया, इसमें गलत किया, क्योंकि अगर जब निरीक्षक कर रहे हैं आप वहां देखने जा रहे हैं तो जो गलत है उसको देखिए। बात को समझ में आया? आगे देखिए क्या कर रहा। कानून बनाने उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही थी। सरकार और निजी कंपनी जो थी उनकी सुरक्षा को क्या कर रहे थे, नजरअंदाज। जाओ, जैसे कि आपके घर में आपके भाई हुई होगा, अगर वो बदतमीज हो जाता है तो छोड़ देता, जाओ जो करेगा कर, अपने लाइफ में पता चलेगा, आगे जाएगा ना तब बुझाएगा। ये पसीना पढ़ाना पड़ता है, आपको लगता है इसलिए हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही सरकार को निरीक्षक नहीं कर रहा था, वो पैसा पे क्या हो जाता था, मैनेज होना जाता था। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे थे तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। मतलब कि जब विदेशी कंपनी आया कि जब कुछ खोल रहा है तो उसके क्या हो, मजदूरों को अच्छा वेतन मिले, उनको सुरक्षा मिले, ये और सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके लिए कानून बनाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि वहां पे आम नागरिक मजदूर है, उसको उसके आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कोई नुकसान न हो। क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद है परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते? जैसे सरकारी स्कूल में देख लीजिए ना, सरकारी स्कूल के वेतन, मास्टर का वेतन प्राइवेट स्कूल के वेतन से ज्यादा है मास्टर से, लेकिन उसे पढ़ाता नहीं। अगर उसे पढ़ाता तो आज निजी स्कूल बंद हो गया रहता। बिहार में एगो के पाठक आए थे जो कि थोड़ा सा इसमें सुधार किए थे। अब देखिए, उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज रफ्तार, हेलमेट, सीट बेल्ट या न पहनना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, कानूनों को लागू करने में क्या समस्या आती है? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुधार दे सकते हैं। इसके लिए क्या हो, दंड का कार्रवाई किया गया। अभी बिहार पटना में आ जाइए, दिल्ली में आ जाइए, जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, आपके घर चालान करके चल जाएगा। ऐसे सब में कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए कि लोग डर से भी कहीं ना कहीं क्या करें, कानून को माने। हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वो अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों? मतलब कि खाली डिज्नीलैंड मेला नहीं देखा तब उसको 8 लाख मुआवजा दे रहा। अब बेचारा जो भोपाल गैस त्रासदी में मारा गया या कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके लिए इतना कम क्यों? ये आपसे पूछता है भारत। आप पहले हम एक शो देखते थे रिपब्लिक भारत, कहता था, पूछता है भारत रजत शर्मा के साथ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बेचारा रजत शर्मा कहाँ गया, उनके ऊपर कितना था कानूनन कार्रवाई हुआ। यही बात है, देखा बोलियो देते थे टाइट, और मीडिया का स्वतंत्रता एकदम आम नागरिक के जैसा। आप जब संविधान पढ़िएगा तो ऐसा कुछ संविधान में विशेष प्रावधान नहीं था। भले ही उनको कौन दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उनको प्रावधान दिया, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। हाउ मेनी मोर मस्ट डाई। भोपाल स्थिति यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों की स्थिति, हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतला दिया है, फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी की कोई स्रोत नहीं। देखिए यहाँ मतलब कि यूज नहीं किया गया, लाल पेन से रंगवा दिया, लेकिन बच्चा सबके बेचारा हंस हंस के यूज कर रहा है, तैयो क्या है कि वहाँ साफ पीने का पानी नहीं है। सतत विकास लक्ष्य 9 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं सबको क्या हो, उद्योग, नवाचार यानी कि नवाचार को बढ़ावा मिले और बुनियादी सुविधाएं मिले। स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं? स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है, जनता के लिए सुविधा है, इसका व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो हमारा हेल्थ भी खराब हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम नए कानूनों को जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो नए कानून से उसको सुधार किया जाए। कंपनियों और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार के जो क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो बिक जाते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे, लेकिन इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो।
पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिलता था, बल्कि उनसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग हैं जो कारखानों से निकली जहरीले गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको नहीं कहता है कि चोर के जोड़े साधो रहबा तो चोरो तोरो कहाई कोई। सेम उस सबके पास हुआ जो भोपाल गैस त्रासदी के आसपास था। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितनी भी कमजोर हो, वह केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को ही जिम्मेदारी माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाते हैं। फंडामेंटल राइट है स्वस्थ पर्यावरण, आपका जीवन का मौलिक अधिकार है, अधिकार का हिस्सा बनाते हुए महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार भी शामिल है, एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ करने और दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रिया तय करे। मतलब कि हमारे अनुच्छेद 21 संविधान का कहता है जीवन का अधिकार, और जब तक हमको स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलेगा, हवा पानी स्वच्छ नहीं मिलेगा, हम तब तक कैसे स्वच्छ रहेंगे। तो संविधान में क्या कहा गया है कि हमको स्वच्छ पर्यावरण भी मिलना चाहिए, भी हमारे जीवन का अधिकार में आता है। बस हम लोग का चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला, थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए। जन सुविधाएं के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखानों आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। यमुना नदी भी प्रभावित हो रही थी क्योंकि वहां जो कारखाना था वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा था, अनियम अनुसार चल रहा था। मतलब कि वो कहीं ना कहीं नियम कानून को फॉलो नहीं करता था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखाने के बंद हो जाने के बाद बहुत सारे मजदूर रोजगार खत्म हो गया। बहुत को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्टूडियो का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा। एक और हम लोग का सरकार का क्या है, बड़ी ही क्या है विडंबना की बात है कि हमारे देश में मजदूर बेचारे क्या है, इतना ज्यादा बेरोजगारी है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को विवश होकर कहा जाता है कि नहीं भाई कारखाना लगा लो। पर्यावरण से तो बहुत बाद में मरेगा, लेकिन भूख से आदमी पहले मर जाएगा, इसलिए रोजगार दे दो। आगे देखिए क्या होता है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताजे अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वही दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंता नहीं जता रहा। मतलब कि हम समझे कि आप इसका उपाय कर दे कि नहीं भाई कारखाना लगने नहीं करेगा, लेकिन कारखाना नहीं लगने पे बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, अपने रोजगार से वंचित हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं शहर में झुग्गी झोपड़ी होता है, हम उसको हटा देंगे, पता है वो झुग्गी झोपड़ी वाला ही आपके घर में आके वॉशरूम साफ करता है। आप खुद से नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। इसलिए आप दूर तक सोचिए, ऐसा नहीं कि आपको कोई गुलाम बना के फिर रख ले।
आपका दृष्टि क्या होना चाहिए, बहुत दूर तक आप किसी चीज को एनालाइज कर सके, ऐसा दृष्टिकोण अपनाइए। और चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे, उसे प्रदूषण फैलाने वाले जुर्माना करना, प्रोत्साहन और मदद दे, उसे प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदाय व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। देखिए, एक उपाय और होता है कि हम लोग सांप भी न मरे और लाठी भी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा भी व्यवस्था होता है। मतलब कि कुछ गलत कम प्रदूषण फैला के हम लोग कैसे कर दिए, हम लोग का वैज्ञानिक देखिए, पेट्रोल से सीएनजी पे ला दिया, सीएनजी पे इलेक्ट्रिक पे ला दिया, तो कहीं ना कहीं ईवी प्रदूषण कम करने का एक उपाय है। और भी बहुत सारा, पहले किरासन तेल आता था, अब हम लोग डिजिटल क्या लाइट पे ही खाना बना लेते हैं, तो इस सब के द्वारा भी हम लोग प्रदूषण फैलाने से रोक सकते हैं। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट नई दिल्ली के एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफी ऊंचा है। विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों, कारों के कारण पैदा हो रहा है। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर। देखिए, आपको एक बात बता दें कि लोग कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते हैं, क्या नहीं करते हैं, ड्रिंक्स नहीं करते, लेकिन आप अगर श्वास ले रहे हैं दिल्ली में, तो रोज दिन में जितना दो आदमी दो को सिगरेट पीता है, उतना आपका क्या हो रहा है, आपके लंग्स को इफेक्ट हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं समझिए कि आप न चाहते हुए भी आप बहुत चीज कर रहे हैं। बहुत आदमी कहता है कि हम ऑर्गेनिक खेती कर लेंगे। अरे भाई, पानी कहाँ से देगा? पानी तो विषैले है ना, तो पानी से जो आहार आएगा वो तो अपने आप विषैला हो जाएगा। अब ब्लड खराब है तो शरीर कितना चिकन हो जाए, मरना जरूर है। अगर ब्लड कैंसर है तो कितना भी सुंदर रहिए, चलिए जाइएगा। अब देखिए, बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर। रोजगार छीन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहां के हालात पहले से भी ज्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानून की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती है। मतलब कि बेचारा का क्या हो गया, इसका छीन गया, व्यवसाय छीन गया। देखिए कितना दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया, इसका निष्कर्ष देखिए। पहले देखिए कि विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योग को विकासशील देश में ले जा रहे हैं, ताकि इन देशों के कमजोर कानूनों का फायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश, खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक एस्बेस्टोस बनने वाले या जस्ते व शीशे से संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। मतलब कि अब देखिए, विकसित देश का दिमाग छोटवा सब इतना तेज है कि वो भारत में भेज दे रहा है कंपनी को, और भारत में आके वो प्रदूषण फैला रहा है, माल कमा रहा है। तो भारत सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और आप लोग भी अपना दृष्टिकोण खोजिए कि ऐसा नहीं सोचिए कि अमेरिका वाला आपके यहाँ आ रहा है तो आपके लिए फायदा सोच रहा है। वही वाला बात हो गया जो हम पिछले क्लास में बोले थे कि आपको एक थप्पड़ मार दिए, पिछले बहुत दिन से आपका कान का दर्द था, ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं कि वो आपको मारा था आपके उचित के लिए, वो आपके साथ उचित हुआ, वो भगवान किए। वो यहाँ पे आता है मुनाफा कमाने के लिए, उनका मौन सोर्स होता है कि मुनाफा कमाए। यहाँ पे क्या होता है, उसके देश में प्रदूषण भी नहीं फटता है और यहाँ सस्ता में मजदूर भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग को पढ़ना सीखिए और देखिए कि आपके यहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। आगे देखिए क्या बताता है निष्कर्ष। चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचने के लिए कानून जरूरी होती है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हरकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर मजदूरों को कम मेहनत देना, बच्चों से काम करवाते हैं, कम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों को गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बना, उनको लागू करने, उन पर निगरानी रखे। यानी कि न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमजोर हो और उनकी सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, हम आम लोगों भी दबाव डालकर निजी कंपनियां और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए
दबाव डाला है और न्यायालय ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में देखा है, यानी कि जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया कि लोग इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वास्थ्य वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसके मनोचित कार्य स्थिति का अधिकार के क्षेत्र में भी हालत काफी खराब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। सतत विकास लक्ष्य 1 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, यानी कि उचित कार्य मिले और आर्थिक वृद्धि मिले। ये आपका कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले एगो हम आपको अभी हम भारत का कानून का आपको एग्जाम्पल देते हैं। हमारे यहाँ आया एगो, देखिए इसको आराम से समझिएगा थोड़ा सा। हमारे यहाँ आया कहाँ का, यूएसए का एक पुलिस, एक आया जापान का पुलिस और एक आया यूके का पुलिस, एक आया जापान का और एक आया भारत का। अब देखिए यूएसए वाला को बोला गया एगो जंगल में क्या छोड़ दिया गया, एगो जंगल में हिरन को छोड़ दिया गया। आराम से देखिएगा, इसको समझिएगा। तो वो क्या किया, जंगल में जब हिरन को छोड़ा तो यूके वाला यानी कि जो यूएसए वाला यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वाला गया और क्या किया, हिरन को कैमरा उमरा से जाके 2 घंटा में पहुंच लिया। अब देखिए 2 आवर्स में जाके वो खोज लिया। अब जो जापान वाला था वो जाके बेचारा क्या किया, वो कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप का यूज किया, बहुत जल्दी जाके वो 1 घंटा में खोज लिया। लेकिन ये भारत वाला जब गया तो भारत वाला क्या कर रहा है कानून पता है, भारत वाला गया और 1 महीना तक वापस नहीं आया। अभी जापान वाला और क्या ये अमेरिका वाला भाई टेंशन में पड़ गया, अरे भाई ये गया तो गया का। तो जब गया तो पुलिस क्या किया था पता है, एगो रस्सा में बांध के और एगो सुअर के पकड़ के उसको मार मार के क्या कर रहा था, पीट रहा था, बोल रहा था कि तू बोल कि खरगोश के तुम ही है। और बेचारा के एकदम जरा उड़ा के क्या बना दिया था, ब्लैक बना दिया था। तो भारत का कानून ऐसा है कि हम लोग किसी को मार मार कर ये साबित करना चाहते हैं कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि गुनाह तुम ही किया। ये भारत की विडंबना है, भले आप बुरा मानिए या जो हो, जो राइट है सो है। अब देखिए क्या कहता, 2 मजदूरों से बात करके पता लगे कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूर, खेत मजदूर, फैक्ट्री मजदूर या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। आप में से आपके पिताजी भी, बहुत आदमी के पिताजी मजदूर होंगे, उनसे आप पता कीजिए कि क्या सच में उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है। तो इसमें से बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा नहीं। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फायदा, सबसे पहली बात कम वेतन पे उसको क्या मिल जाएगा, मजदूर मिल जाएगा और उनके यहाँ प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला, चर्चा करें, बिल्कुल नहीं मिला, सोशल जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि वहां का लोग अभी भी क्या हो रहा है, अपंग पैदा हो रहा है और उनको अगर सोशल जस्टिस मिलता तो उनका सारा खर्चा कौन उठाता, उसकी कंपनी उठाती। जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसका है, कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कानूनों को लागू करना कहीं ना कहीं हम लोग के क्या चीज का जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, हम लोग का न्यायालय की जिम्मेवारी है कि कानून को क्या करे, लागू करें। कानून के जरिए बाजारों का सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है, अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण दे। इस तरह प्रेरित किया जा सकता है कि आप क्या कीजिए, आपको कहीं कम वेतन मिल रहा है तो काम नहीं कीजिए, आपको कहीं आपको बेगार ब्लाक श्रम जबरदस्ती काम करवाने के लिए कह रहा है, ना भाई 5 बज गया, 8 बजे आएगा, 5 बजे पढ़ा, अब ना नहीं तुम 1 घंटा और कर दो, तो इस सब से बचा जा सकता है। मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाए। थोड़ा सा क्या, सबसे पहले बात तो वहां से जो पानी निकलेगा वो भी सैले, वहां से जो रसायन निकलेगा वो भी सैले, तो हमारे जीवन पे इसका असर पड़ेगा। इस इकाई में अपने सरकार के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा, इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखे कि सरकार के अनुच्छेद आर्टिकल एक तैयार करें, ये आप लोग कर लीजिएगा कि सरकार के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा, सरकार की क्या भूमिका है, इसमें एक आर्टिकल तैयार कीजिए। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं, हवा, दूसरा का पानी और मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह कदम उठाया जा रहा है, क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं। मतलब कि आप देखते हो तो सबसे पहले वाहन प्रदूषण फैलाता है। आप अगर देखिएगा तो खेत में भी क्या चल रहा है, आजकल सब स्प्रे कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर दे रहा है, हाइब्रिड वाला जन्मा दे रहा है, इतना बड़का बड़का लौका। और पहले का लौका का जब खाना बनता था तो 5 गो घर तक गमकता था, अभी नीचे बनाइएगा ऊपर नहीं गमकेगा, ऐसा स्थिति आ गया। तो इसका उपाय यही है कि लोगों को क्या करे, सरकार उस कंपनी, दवा कंपनी को बंद करे जहाँ पे क्या हो रहा है, इसका विशाला हो रहा है, गाड़ी में भी परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे और इसमें सुधार किया जाए। पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या आप सोच में कोई बदलाव आया है, चर्चा करें। बिल्कुल बदलाव आया है, पर्यावरण
का मौलिक अधिकार माना गया है, जीवन का अधिकार माना गया है और सोच में इसे बदलाया। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, इसका 2016 में बनाया गया उस कानून से क्या संबंध है, जिसको पृष्ठ संख्या 103 पर आपने पढ़ा है। बच्चों पर इस तरह वोट डालना कितनी बुरी बात है। देखो, मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। मतलब कि वो कानून कौन बना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पे नहीं रखना। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24। इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा हो गया ये कुछ 11 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखिए कि अपने भोपाल गैस त्रासदी और उसके बारे में चल रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा है। दुनिया भर के विद्यार्थी न्याय के संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं। वे जुलूस प्रदर्शनों से लेकर जागरूकता अभियान तक चला रहे हैं। उनकी गतिविधियों के बारे में आप इतना पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे चित्र, पोस्ट, विक्रिया और पीड़ितों का बयान आदि दर्ज है। इस वेबसाइट तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी कक्षा में दिखने के लिए भोपाल गैस त्रासदी पर एक दीवार पत्रिका वॉलपेपर प्रदर्शनी तैयार करें। पूरे स्कूल में अपनी रचनाएं देखने और उन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करें। एक ऐसा चार्ट बनाना है जिसमें भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताइए, कोई भी आए उसको दिखाइए कि ऐसा हुआ था हमारे देश में। शब्द कलन उपभोक्ता यानी कि जो यूज करता है, जो इस्तेमाल करता है। उत्पादक जो आपको सामान बेचता है या बाजार में बेचने के लिए जो चीजें बनाता है। निवेश यानी कि जो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, उत्पादन बढ़ाने सुधारने के लिए नई मशीनरी, इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा। मजदूरों का यूनियन जो मजदूरों का संगठन है उसी को कहते हैं मजदूरों का यूनियन। ये देखिए ये क्या है, एक जीवित आदर्श के रूप में था संविधान का। ये कुछ किताबें हैं जो कि बनाया गया है, विधि प्रकरण। ये सब कुछ नहीं है, ये सब जाके अपना देख लीजिएगा। आपका चैप्टर हो गया आज खत्म है। चैप्टर के साथ साथ आज जाके मिठाई खा लीजिए। आपका आज संविधान का सारा टेंशन खत्म। क्लास 8 का चैप्टर ऑलरेडी सारा पढ़ा चुके हैं। आप इसको रिवाइज कीजिए, एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स जो कि 5 से 4 पेज में पूरा 8 बन जाए। 7 का बना लीजिए 4 से 5 पेज में, यानी कि 10 रुपए वाला कॉपी में पूरा क्वालिटी खत्म होना चाहिए। ज्यादा बड़का नोट्स नहीं, ज्यादा माइंड में ऑब्जर्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए। बार बार बोलते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हम एको नहीं करेंगे तो क्या होगा, यही सब सोचता होगा और कहीं ना कहीं इसी कारण अच्छी चीज को प्रमोट करने से आप लोग वंचित रह जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए। एक नया सेशन के साथ आते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।